अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज़ाद। मैं शहरियार शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार शाहिद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का मैच हुआ इंडिया के साथ और वन साइडेड मैच हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैच वन साइडेड हुआ। और ये मैच वन साइडेड क्यों हुआ, क्या खामियां थी, क्या कोताहियां थी पाकिस्तान साइड से, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और इंडिया की तरफ से जो एक घटिया हरकत की गई है आज, उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या हरकत की गई है उस पर बात करेंगे कि जब टॉस होता है तो उसके बाद टॉस जो भी कैप्टन जीतता है उसके बाद वो हाथ मिलाते हैं, वो हाथ नहीं मिलाया गया इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव की जानिब से। इसके अलावा जब मैच खत्म होता है तो शेक हैंड करके जाती है टीम पूरी, जो विनिंग साइड भी होती है, जो बैटिंग जो लूजर साइड भी होती है। लेकिन हाथ भी नहीं मिलाया गया। तो ये हाथ क्यों नहीं मिलाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम रजा और रजा हैदर, दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले कासिम भाई ये बताइएगा, पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडिया की घटिया हरकत हुई है उसमें बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे एक्सरे ले लेंगे। ये बताइएगा कि ये जो सूर्या कुमार यादव ने जो हरकत की है कि ग्राउंड में आपका टॉस हो रहा है उसके बाद शेक हैंड आपने नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, ये क्या कंजर्वेटिव माइंड है, छोटी सोच के मालिक लोग हैं, क्या है ये लोग? और फिर जब वापसी भी जाने लगे तब भी इन्होंने हाथ नहीं मिलाया किसी भी प्लेयर ने, ये क्या हरकत है? हाँ, देखिए। एक छोटी सोच कहना ये किसी हद तक सही भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो प्लेयर्स हैं, इनमें से अक्सरियत ऐसी नहीं है कि जिनकी सोच इस हद तक गिरी हुई हो। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सोशल मीडिया का प्रेशर, उनके सियासतदानों का, उनके अवाम का इतना शदीद प्रेशर है कि मैच नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ और बस बायकॉट करना है। और यहाँ तक कि सूर्या कुमार यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रॉफी की रोनुमाई के दौरान और उसने हाथ मिलाया था मोहसिन नसीब नकवी नसीब। साहब से, तो जी। उस पे तो उसको देशद्रोही और गद्दार के फतवे तक मिल गए थे। उसकी हुकूमत लोगों ने जो है यहाँ तक बोल दिया कि भाई इसको कत्ल कर देना चाहिए, इसको मुल्क में आने क्या नहीं देना यही चाहिए। तो प्रेशर था जो आज उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? क्या यही प्रेशर बिल्कुल, था? ये एक खौफ, अगर जो है एक खौफ, इंसान को अपनी जान का खौफ आ जाए, अपनी फैमिली की जान का खौफ आ जाए, तो अगर उसकी सोच है भी, वो चाहता भी होगा कि स्पोर्ट्समैनशिप, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए यहाँ पे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब अपनी फैमिली, अपनी जान को खतरा होगा, तो कोई भी शख्स जो है फिर वो इसी तरीके से जो है वो कटना शुरू हो जाता है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि ये इंडियन टीम जो है वो इस हद तक गिरी हुई सोच की मालिक है। लेकिन उनकी आवाम, अक्सर शिद्दत पसंद लोग हर जगह पे मौजूद हैं, और जो इन्होंने एक परसेप्शन बना लिया था कि अगर पाकिस्तान से नहीं, मैच मैं खेला तो मैं ये पूरी आपकी टीम बात ही यहाँ पे गद्दार है। काटूंगा। अगर 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 टीम ऐसी नहीं होती तो सूर्या कुमार यादव टीम जब मैच खत्म हो गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहलगाम हमले का तस्करा नहीं करते और अपनी बात को, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करते। रजा भाई, आपको शामिल गुफ्तगू करूंगा, मुझे ये बताएं कि क्या सियासत और खेल दो अलग अलग लाइन नहीं है? क्या खेल में सियासत लाना ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये छोटे मुल्कों की सोच नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार साहब आपका। पहली बात तो ये है कि खेल और जंग भी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल। जब जंग होती है तो वो दो मुल्कों के दरमियान नहीं, दो वज़रा आज़म के दरमियान नहीं, बल्कि दो कौमों के दरमियान होती है। और कोई भी कौम नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि उसमें नुकसान अल्टीमेट इंसानों का होता है। मगर खेल इससे बिल्कुल अलग है। खेल में जी। आपको, जैसे कि कासिम भाई ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना होता है, खेल दो मुल्कों के दरमियान उन लोगों को करीब लाने का जरिया बनता है। और जंगे आज से अगर आप पहले देखें तो कहाँ नहीं हुई, कितने ममालिक के दरमियान जंग हुई, अमेरिका और जापान के दरमियान जंग हुई। अभी अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हो रही थी, लेकिन जब वो खत्म हुई तो क्या इन लोगों ने मुलाकातें नहीं की, इनके एम्बेसडर्स नहीं मिलते? सब मिलते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, ईद पर अपने अपने त्योहारों पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, बात ये होती है कि आपका जो सरबरा होता है ना, जो जो आपकी पॉलिसी होती है, जो आपका पॉलिसी मेकर होता है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उसका बैकग्राउंड ही शिद्दत पसंदाना है। वो जिस तंजीम से बिलोंग करता है, उसको मुसलमानों से नफरत पर, पाकिस्तान से नफरत पर वोट मिले हैं। तो जिसकी फाउंडेशन ही नफरत पर हो, इंतहा पसंदी पर हो, तो उसका आउटकम भी फिर वही निकलेगा। अभी कासिम ने कहा कि जी
उन्होंने हाथ नहीं मिलाया क्योंकि उस पर प्रेशर था, बिल्कुल प्रेशर था, रियासत का प्रेशर था, इंडियन स्टेट का प्रेशर था। अगर वो ऐसा करता तो फिर उसको कोई आम बंदा नहीं, कोई एक गिरोह नहीं शक की निगाह से देखता, बल्कि उसकी स्टेट शक की निगाह से देखती। उसको आवाम से ज्यादा डर अपने बिल्कुल प्राइम बात। मिनिस्टर का था, अपनी रियासत का था, कि अगर मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाऊंगा और अगर मैं हाथ में ला लेता हूं तो मुझे अपने नेशनल लेवल पर गद्दार कहा जाएगा। तो ये बात हकीकत है। और खेल और जंग बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं भाई। जंग भी जब खत्म होती है तो लोग आपस में मिलते हैं, ताल्लुकात बहाल होते हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक नहीं, इजरायली है ये जिसके आप साथ मुझे अगर एक बात और पाकिस्तान। बताएं रजा भाई, कि ये जो आवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है मोदी हुकूमत ने, कि भाई आप जो हमारी तरफ से बाइकआउट है, ये वो ये बाइकआउट है, बाइकआउट का बलात्कार है, ये क्या है? या तो भाई सही से नहीं आओ, बिल्कुल बाइकआउट करो। मतलब वो जो बॉलर बॉल करा रहा है, उसको आपने बैट से खेला ही है ना आपने, तो आप वो भी नहीं खेलो भाई। जो पाकिस्तानी बॉलर है भाई, इतनी अगर आप टॉस के लिए खड़े नहीं हो भाई, अगर आपको इतना ही मसला है, मतलब ये दोहरा में यार, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई देखें, बाइकॉट हो या कोई भी चीज हो, उसमें मोरल अथॉरिटी बहुत जरूरी होती है। उसमें आपको नॉर्म्स का, अखलाकियात का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने जंग में लड़नी नहीं है तो आप मैदान में उतरो ही नहीं, पहली चीज। और सही अगर बात। आपने जंग मैदान में उतर गए हो तो फिर आप बाइज्जत तरीके से जंग लड़ो। अगर आप खेल में आए हो, हर किसी की अपने अपने एक पैरामीटर्स होते हैं, इसी तरह अगर आप खेलने आए हो तो फिर आपको पता है आप सामने वाली कौन सी टीम से खेल रहे हो, फिर आप उसमें सियासत को, जंग को, नफरत को, सबको निकाल कर सिर्फ खेल को फोकस करो। और जो खेल के तकाजे हैं, सही जो बात है। स्पोर्ट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करो, सामने कोई भी टीम हो। रही बात इस बात की कि जंग हुई है, तो मैं फिर वही कहूंगा, जंग किन ममालिक में नहीं हुई? दुनिया में कितनी जंगे हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 2 3, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये है, ये पड़ रहा है मोदी को, फर्क ये पड़ रहा है कि उसने जो कहकर, जो बयानिया बनाकर, अपनी कौम को तो उसने बना दिया, लेकिन दुनिया के सामने जो बयानिया बनाकर उसने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ। उसमें उसके मुंह पर कालक मल दी गई। उसके अपने तैयारे, जिनको वो कहता था, एक वक्त में उसने कहा था कि जब 27 फरवरी को अभिनंदन को गिराया था, 27 थी, कौन सी फरवरी थी, तो उसने कहा था राफेल होते तो जी। ऐसा ना होता। तो राफेल हुए तो क्या हुआ? क्या कर उससे लिया भी बड़ी राफेल ने? जलालत हो गई। तो जी। यही कह रहा हूं कि वो अपनी जलालत को छुपाने के लिए उससे बड़ी जलालत करता है, इसके अलावा और कोई, वरना स्पोर्ट्स में ऐसा सही कुछ बात नहीं है। होता भाई। अब हम कासिम की तरफ आएंगे रजा भाई, कासिम को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम का एक्सरे ले लेते हैं कासिम भाई। आप मुझे ये बताएं, साइम अयूब 0 पे, साहबजादा फरहान 40 पे, मोहम्मद हारिस 3 रन, फखर जमान 17, सलमान अली आगा 3, हसन नवाज 5, मोहम्मद नवाज 0, फहीम अशरफ 11, शाहीन आफरीदी 33, सुफियान मुकीम 10, 127 पे 9 खिलाड़ी आउट। ये टारगेट देना था हमें फर्स्ट बैटिंग करके, देखिए, यही बात हुई इसलिए हमने थी फर्स्ट कि बैटिंग ली हमने कहा थी। था कि ये क्रिकेट होगी? बिल्कुल यही बात हो रही थी। हमने कहा था ना कि पाकिस्तान को अगर इंडिया पे प्रेशर डालना है तो उसको कम से कम भी 170 180 रन बनाने होंगे। इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन वाली टीम को, कि इंडिया जो है वो ऑन पेपर भी स्ट्रॉन्ग है और नो डाउट उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है, तो ऐसी टीम के लिए प्रेशर डालना। तो दूसरा मैंने ये कहा, हमारी बात जो हो रही थी कि हमारी जो असल हमारा जो ना वो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो बैटिंग की है। हमारी बॉलिंग में कोई इस वक्त मसला नहीं है इतना। हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा जो कुछ बहुत अच्छे हद तक जो है इंडिया को फंसा है, लेकिन जब स्कोर ही छोटा होता है तो मेंटली जो है वो बॉलर्स पहले ही हिम्मत हार क्या चुके कर होते लेंगे हैं। बॉलर? बॉलर्स को भी जो है थोड़ी सी जो है ना अ, वो जो है हमारे बैटर्स की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आती हैं। हमारी बैटिंग लाइन जो है वो एकदम क्लैप्स करती है। जिस दिन जो है चल जाते हैं तो उस दिन जो है वो एक बड़ा 200 रन करना भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब नहीं खेला जाता तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमारा, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के खिलाफ मैच में कम से कम हमारे पास जो मेंटली प्रेशर होता है ना, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। हमारे ये प्लेयर्स, चाहे वो यंगस्टर हो या सीनियर्स हो,
तो एक सबसे बड़ा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यही लड़के परफॉर्म करते हैं। अभी पिछली सीरीज आपने देखी है, ट्राई नेशन सीरीज में आपने देखा, यही लड़के परफॉर्म करते आ रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन यहाँ आके एकदम से इस तरीके से कोलैप्स होना आसिम भाई, अगर कि कोई। टैलेंट की कमी नहीं है तो फिर ये आज इन्होंने क्या किया है? ये मतलब यंग टैलेंट है, ये टैलेंट क्या है इसमें? मतलब आज की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो इसमें टैलेंट कहाँ नजर आ रहा है? अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान को सीनियर खिलाड़ी के होने के नाते इनको टीम में होना चाहिए था, बाकी ये टीम सही थी। इसमें ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर में बीच में रिजवान या बाबर को डालना चाहिए था एज अ सीनियोरिटी। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, बाबर और रिजवान की बात अलग है। देखिए, वो सीनियर प्लेयर जरूर हैं। T20 के फॉर्मेट से जो उनको टीम से अलग किया गया, उसकी एक वजह थी, उनका मैटर करता है बहुत सी चीजें, स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है यहाँ पे। अब जब स्ट्राइक रेट का मसला आता है, बाबर का एवरेज नो डाउट बहुत अच्छा है, 40 के करीब उनका एवरेज है, रिजवान का एवरेज 30+ में है। तो एवरेज T20 के अंदर जो है एवरेज मैटर, T20 में एक डॉट बॉल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास आज अगर आप देखें, साहिबजादा फरहान ने बहुत डॉट बॉल्स खेली हैं शुरू में, हमारे बाकी प्लेयर्स भी, फखर जमान भी फंस रहे थे, उन्होंने छक्के चौके जरूर सर लगाए जरूरत थी, लेकिन। क्योंकि दूसरी तरफ से तो विकेट जा ही रही थी ना, तो क्या करता? नहीं, ये असल जो अप्रोच है, डिफेंडिंग अप्रोच जो होती है ना, जब आप डिफेंस पे चले जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि 90% आप मैच पहले ही हार चुके होते हैं। आप किसी भी टीम को, इंग्लैंड का आप अप्रोच को देखें, वो उनकी 4 विकेट्स भी गिर जाती हैं तो वो अटैकिंग क्रिकेट ही, उसका नीचे आने वाला कोई भी प्लेयर होगा वो अटैकिंग अप्रोच पे है। ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, पहली बॉल से अटैक शुरू करते हैं और वो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे 5 आउट हो गए या 6 आउट हो गए। अटैकिंग अप्रोच क्रिकेट जो है ना, जब बॉल खास तौर पे स्पिनर पे, अगर आप जितना डिफेंस पे जाएंगे उतना फंसेंगे। स्पिनर के लिए, स्पिनर को खेलने का अच्छा और आसान तरीका ही यही है कि आप उस पर अटैक करें, जितना आप डिफेंस करेंगे रजा स्पिनर भाई, आपको फंसा लेगा। आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा। आप भी एक पाकिस्तानी है, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी होने के नाते हमने मैच देखा और वन साइडेड मैच था। मतलब एक होता है ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो उसमें यार आपने मतलब ये कि फाइट करके हार गए या फाइट करके जीत गए। वन साइडेड मैच, आप बताएं, आपने भी मैच देखा, धड़ाधड़ विकेटें गिरती गई, आउट होते गए। और खास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, उसमें एक प्रेशर होता है, एक ग्राउंड का प्रेशर होता है, क्राउड का प्रेशर होता है। उसमें बिल्डर्स को और प्लेयर्स को अपने आप को मैनेज करते हुए खेलना पड़ता है। आप एज अ क्राउड, आपका कितना दिल दुखा इस मैच को लेके कि जो टीम की परफॉर्मेंस आपने देखी? यार सबसे बड़ी पहली बात तो ये जो हमारे तराने हैं ना, इन्होंने हमें बहुत बिगाड़ दिया है। क्योंकि हमने एक तराना सुना, एक बना था, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। अब उन्होंने उसको सीरियस ही ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है प्यार तो है, अब हारो या जीत जाओ। और यकीन करें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी शुरू हुआ, मैंने टीवी हमेशा। एक और भी गाना चल रहा है राधा भाई, आपकी बात रोकते हुए कहूंगा, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, तो मुझे ये भी याद आ रहा था इससे यार। खैर कंटिन्यू। खैर, तो मैं तो आपको बताऊं, मैं आयरलैंड का और जिम्बाब्वे का मैच देख लेता हूं, लेकिन पाकिस्तान भारत का बंद कर देता हूं, मैं देखता ही नहीं। क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान की टीम क्योंकि इतनी पता है कि हार जाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल है जी, कि उसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि वो कब। 99% मुझे चांस होता है कि ये हारेंगे ही। एज अ मैंने मैच देखना ही इसीलिए छोड़ा कि वैसे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, लेकिन ज्यादातर जो परफॉर्मेंस मैंने देखी वो इसी तरह की देखी कि पहले में बड़ा मायूस करते हैं लोग। कहाँ आप उनको पीएसएल खिला लें, आईपीएल खिला लें, उसमें इनके बिल्कुल ही अलग परफॉर्मेंस होती है। लेकिन जैसे ही इंडिया के सामने आते हैं तो उसके बाद इनका पजामा कॉन्फिडेंस गीला। लेवल बिल्कुल नहीं, समझ से बिल्कुल बाहर है खत्म। कि मैं वो बड़ी गंदी मिसाल है, वो मैं दे नहीं सकता, वरना मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन बोलता। खैर, ऑफ द रिकॉर्ड जी। बताऊंगा। कासिम भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आगे के मैच भी हो सकता है आगे भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और होगा। आगे के मैचेस जो होंगे इसके बाद आगे होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो क्या उसमें भी इसी तरह का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो आप
ये इस खुशफहमी में ना रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच होने वाला है। अभी हमारा एक मैच बाकी है, हमें सुपर 4 में जाने के लिए यूएई से मुकाबला करना है। और यूएई वो टीम है जिसने अभी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर हमें दोनों मैचेस में टफ टाइम दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बस आप समझ रहे हैं कि यूएई को हम यूं ही जाएंगे और यूं हरा देंगे जैसे हमने ओमान को शिकस्त दी है। बिल्कुल हमारी टीम में ये सलाहियत है, जरूर अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस दिन जो है हम अच्छा करने बाद हम उस दिन ऐसा अच्छा करते हैं कि शायद हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता, और जिस दिन नहीं करने पाते तो फिर आज आपके सामने थी हमारी हकीकत। हाँ, अब आ रही है मैं फिर। ये कह रहा हूँ कि पूरी टीम ही अगर आफरीदी बन जाएगी जैसे आज आफरीदी बनी है पूरी टीम, तो फिर तो यही हाल होगा। एक आफरीदी अच्छा लगता है पूरी टीम में, सारे आफरीदी अच्छे नहीं लगते पूरी टीम में। बिल्कुल ऐसा देखें, टीम वर्क होता है। ये किसी इंडिविजुअल प्लेयर का काम नहीं होता कि वो अकेला जाएगा और आपको मैच जितवा देगा। 11 प्लेयर्स हैं, तो एक टीम वर्क होता है। टीम मैनेजमेंट आपको एक प्लान बना के देती है। हर प्लेयर को अपने प्लान के मुताबिक खेलना होता है। एक का काम होता है कि उसको स्ट्राइक रोटेट करनी है, एक का काम होता है उसको स्ट्राइक लेनी है, वो उसने हार्ड हिटिंग करनी है जाके। तो और हर किसी का इनके लिए होता है, कुछ होते हैं जो रन रोकते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें जो ना, ये बगैर आप ये समझे कि कोई एक वन मैन शो वाला, वो शादो नादिर किसी मैच में होता है कि कोई एक प्लेयर अकेला मैच जितवा दे, लेकिन ये टीम वर्क होता है। इसको प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए था। हर प्लेयर अगर ये सोचेगा कि मैं जाके रजा और एग्रेसिव खेल लूंगा और रन कर, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। हर क्योंकि बिल्कुल एकदम से भी नहीं होता कि बिल्कुल एग्रेशन सही कह रहे आपने हैं, ऐसे बस दिखाना आखिरी है। मिनट रह गए हैं। मैं मैं रजा भाई की तरफ आना चाहूंगा। रजा भाई मुझे बताएगा, कासिम भाई ने अभी बात की टीम वर्क की। आप खुद माशाल्लाह थिंक में डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं और आपके अंडर टीम है। मुझे बताएं, एक लीडर का काम क्या होता है, एक कैप्टन का काम क्या होता है, कि अपनी टीम को किस तरह लीड, कैप्टन बनता ही क्यों है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? आप बताएं, आप खुद एक कैप्टन है। रजा नहीं है क्या हमारे साथ इस वक्त? रजा, कासिम साहब इस वक्त हमारे साथ रजा नहीं है मेरे ख्याल शायद से। डिस्कनेक्ट हो गया। आई मुझे भी थिंक यही सो। लग रहा है, शायद उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। आप कासिम भाई आप बताएं, आप भी आप बताएं इस हवाले से, जो आपने एक पॉइंट उठाया ना लीडरशिप का, तो लीडरशिप के हवाले से आप बताएं कि क्या कहेंगे आप? लीडरशिप का फुकदान कितना बड़ा है पे लीडरशिप हमारे लिए? जो है बहुत, बिल्कुल ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडर का रोल यहाँ पे। कि लीडर अगर फ्रंट से लीड ना करे तो बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा आपके पास एक, हमारे पास एक बड़ी मिसाल रही है सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद जो जी। है कप्तान बनने से पहले पहले उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बैटिंग में भी कीपिंग में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमने ये चीज़ ज़रूर देखी कि कप्तान बनने के बाद उनकी अपनी परफॉर्मेंस बतदरीज जो है वो कम होती गई। उनकी बैटिंग में वो बात नहीं रही जो पहले थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान को 11 सीरीज भी जितवाई, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई। तो ये कायदाना सलाहियत जो है ना, वो बहुत मैटर करती है कि किस बैट्समैन को आपने किस रोल पे खिलाना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पे सबसे अहम चीज होती है कि फील्डर की फील्ड प्लेसमेंट, जब कप्तान के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फील्ड प्लेसमेंट, किस प्लेयर, कौन से मुखालिफ टीम का ऐसा बैटर है कि जिसके लिए हमने उसको इस एरिया में फंसाना है, तो फील्ड प्लेसमेंट। और फिर किस बॉलर को कब यूटिलाइज करना है, ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। कि अगर आपको यही नहीं पता होगा मेरा अहम बॉलर कौन है, या मुझे किस बॉलर को किस वक्त यूटिलाइज करना है, मुखालिफ टीम के किस बैट्समैन को किस बॉलर को खेलने में मुश्किल पेश आती है, तो अगर कप्तान को ये सारी चीजें ना पता हो तो फिर जो है वो कप्तानी उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और ये काम टीम मैनेजमेंट का भी होता है, अकेले कप्तान नहीं कर सकता। ये मैच से पहले बाकायदा प्लानिंग होती है, बस एक एक प्लेयर्स के बारे में बताया जाता है, भाई फला प्लेयर की ये कमजोरी है, आपने इसको इस एरिया में बॉल करके यहाँ फंसाना है। तो ये सारी चीजें, ये मैं कह रहा हूँ, पूरा एक वर्क होता है, टीम मैनेजमेंट होती है। लड़कों को बिठा के वीडियोस दिखाई जाती हैं, उनको प्लान दिया जाता है, कोचेस की जिम्मेदारी होती है ये। तो लीडर को फिर उस पर इम्प्लीमेंट करवाना ग्राउंड में लीडर का काम होता है। तो अगर लीडर को ही उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सही समझ कह रहे हैं आएगा आप, डिसीजन बिल्कुल मेकिंग, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। टीम मैनेजमेंट का भी काम होता है, लीडर का भी काम होता है।
तो कोचेज भी इसमें शामिल होते हैं, सारी चीजें होती है। तो मैं पाकिस्तानी टीम और पीसीबी और जितनी भी टीम मैनेजमेंट है उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई हमारे दिल जो है ना तोड़ो। सियासत इसमें भी हो रही है मुझे पता है, लेकिन सियासत नहीं करो, मेरिट पे डिसीजन लो, मेरिट पे फैसले करो खुदारा, और हमारे दिल ना तोड़ो। हम बहुत दिल से देखते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, और आज हमारे दिल तोड़े हैं आप लोगों ने, जो आप लोगों ने परफॉर्म किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी एशिया कप हाथ से गया नहीं है, अभी है, तो अच्छा परफॉर्म करें। हम आज भी आपके साथ खड़े हैं और दिल से खेलें, और बॉडी लैंग्वेज भी होती है कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कासिम भाई, नहीं है। चांस है, हम अच्छे बॉडी मैच में लैंग्वेज भी अच्छा नहीं थी अगले यार आज। मैच में खेलेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई बिल्कुल, आपका, हम ये है कि और हम रजा अगला भाई मैच जो अच्छा मैच चाहते हैं खेलेंगे उनका भी। तो हम आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कासिम भाई, जी और बहुत रजा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप थे हमारे साथ। तो बहुत नाज़रीन, शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अल्लाह ने के बाद।